आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पार्ट 3 मैक्रोलाइट्स एंड कीटोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स और कीटोलाइट्स में क्या फ़र्क है? इसमें ये है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि माइक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे डिऑक्सी शुगर्स जो हैं अटैच होती हैं एक या एक से ज़्यादा। फिर हम मैक्रोलाइट्स के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसमें क्या करते हैं कि हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्लैडिनोज शुगर को विद कीटो ग्रुप, और फिर हम अटैच करते हैं साइक्लिक कार्बामेट एंड साइक्लिक कार्बामेट लैक्टोन के साथ। और इसमें जो है हमारे पास 3-4 ड्रग्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लाइथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड्स हैं, और टेलिथ्रोमाइसिन इसमें कीटोलाइड है, और ये पहली कीटोलाइड है, फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड कीटोलाइड। एरिथ्रोमाइसिन जो है इट इज़ ये एज ए ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस देते हैं, और क्लैरिथ्रोमाइसिन ही मिथाइलेटेड फॉर्म है एरिथ्रोमाइसिन की, और एजिथ्रोमाइसिन है, इसका जो लैक्टोन का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है, हैविंग अ लार्जर लैक्टोन रिंग। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये रिवर्सिबली पी साइट जो है 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, 50S सब यूनिट की पी साइट के साथ रिवर्सिबली बाइंड करेगी, और फिर ये इनहिबिट करेगी अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपेप्टिडेशन और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो तो इनहिबिट हो जाएगी। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, लेकिन अगर हम डोज बढ़ाएं ना तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कैन एक्ट एज बैक्टीरियोसिडर। फिर हम इसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। रिथ्रोमाइसिन जो है वो एज अल्टरनेटिव यूज होती है टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जी, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बाद वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और बाय द वे फिर भी जो एजेंट्स हैं बैक्टीरिया जिनमें हम दे सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन, कोरिनीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, क्लामाइडियल इन्फेक्शन जो STDs कॉज करते हैं, और माइकोप्लाज्मा निमोनाई जिसको आप एटिपिकल निमोनाई भी कहते हैं, और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स में। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एरिथ्रोमाइसिन को कंसिडर करते हैं, हम इसको देते हैं इस ड्रग को। फिर हमारे पास क्लैरिथ्रोमाइसिन आता है। क्लैरिथ्रोमाइसिन को हम देते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और इसके अलावा क्लामाइडिया में, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बाद मोरेजिला स्पीशीज़ जो इन्फेक्शन कॉज करती हैं, मोरेजिला तब कॉज करते हैं जो मोरेजिला ब्रोंकाइटिस और निमोनाई कॉज करेंगे। ठीक है, और जो यूरिया प्लाज्मा है ना, यूरिया प्लाज्मा ये इन्फेक्ट करती है यूरिथ्रा में या वजाइना को, और माँ से बच्चे तक ये पास होता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, मदर टू चाइल्ड, ये पास हो सकता है, ये बच्चे को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और यूरिया प्लाज्मा फीमेल्स में होता है डैट ऑफ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, और ज़्यादातर जो अमीनो कंप्रोमाइज्ड भी होते हैं वो उनमें। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरे स्टमक को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया। फिर हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है। एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन हम सबको पता है, कोविड जब था तो हमने एजोमैक्स की जो टैबलेट है उसको प्रिस्क्रिप्शन में देते थे, तो हम एजिथ्रोमाइसिन जो है आप तब देते हैं जब मोस्टली फॉर द रेस्पिरेटरी पैथोजन जस्ट लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेजिला, एंड by the way extensive use can cause streptococcus pneumoniae resistance, right? जो मोरेजिला स्पीशीज हैं they can cause upper respiratory tract disorders, COPD, and next जो है हमारे पास टेलिथ्रोमाइसिन जो है, इसका स्पेक्ट्रम जो है वो एजिथ्रोमाइसिन की तरह ही है। ठीक है, इसमें ये पहला कीटोलाइड है ना, तो इसका जो है वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुई होती है इसमें, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है कॉमन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स ऑफ मैक्रोलाइट। ठीक है, मैक्रोलाइट्स से जो बैक्टीरिया इनफेक्टिव हो जाते हैं, रेजिस्टेंस कॉज कर लेते हैं, तो उसमें हम कीटोलाइट की एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट जो है, बाय द वे ये जो है ना टेलिथ्रोमाइसिन US, अब इसको फर्दर इसमें यूज़ नहीं होता ये USA में। फिर रेजिस्टेंस कैन अकर ड्यू टू मल्टीपल कॉजेस
ठीक है। एंटीबायोटिक्स में जो एंटीबायोटिक्स से जो रेजिस्टेंस है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है ड्यू टू मल्टीपल कॉजेज। सबसे पहले कॉज ये है कि इनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू टेक अप एंटीबायोटिक, राइट। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स पम्प्स। बैक्टीरिया की एंट्री ही नहीं होनी, बैक्टीरिया में ड्रग की एंट्री ही नहीं होनी, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इफ्लक्स पम्प, ठीक है। वो उसको फिर हमारे पास आ जाता है डिक्री, क्योंकि ये 50 राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं ना, तो अफिनिटी कम हो जाती है बैक्टीरिया के 50 राइबोसोमल सब यूनिट की। ड्यू टू मिथाइलेशन ऑफ एडेनिन इन 23S बैक्टीरियल राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। नंबर 4, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम erythromycin esterase especially that is plasmid associated erythromycin esterase, राइट। फिर हम काइनेटिक्स पे आते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। तो आप इसको ई कैट के निमोनिक से याद रख सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन। ई कैट मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, एक कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, उससे हमें याद रहेगा, ठीक है। अब हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन में एरिथ्रोमाइसिन की जो बेस है ना, एरिथ्रोमाइसिन अगर आप ओरली लें, ठीक है, तो इसकी बेस डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन स्टमक। तो इसलिए हम एंटेरिकोटिक टैबलेट्स यूज़ करेंगे या स्टेरिफाइड फॉर्म इसकी यूज़ करेंगे ताकि इसकी जो एडिक्वेट ओरली एब्जॉर्ब हो। बाकी जो कैट है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन, वो स्टेबल रहती हैं स्टमक एसिड में और वो उनकी एब्जॉर्प्शन भी जो होती है वो जल्दी हो जाती है, ठीक है। फिर जो फूड का क्या अमल दखल है, फूड इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन बट कैन इंक्रीज दैट ऑफ क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड ओरली विदाउट रिगार्ड टू मील्स। सो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। एरिथ्रोमाइसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे के सारे बॉडी फ्लूइड्स में एक्सेप्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू एंटीबायोटिक्स जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड में भी हो जाता है, मैक्रोफेजेस में भी हो जाता है, मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब इन सब में से ना जो एजिथ्रोमाइसिन है ना, उसका सबसे ज़्यादा वो इकट्ठा होता है न्यूट्रोफिल्स में, मैक्रोफेज में, फिब्रोब्लास्ट में। इसकी सीरम कंसनट्रेशन जो है वो लो होती है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमने नेक्स्ट देखनी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमने ये डिस्कस करना है कि एरिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन जो है दे अंडरगो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड दे इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स लाइक थियोफाइलिन दैट इज ब्रोंकोडायलेटर, स्टेटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एंड अदर एंटी एपिलेप्टिक्स, ओके, जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है। एक्सक्रीशन में ये है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एक्सक्रीट होती है बाइल में एज एन एक्टिव ड्रग, बट एरिथ्रोमाइसिन जो है वो भी बाइल में एक्सक्रीट होती है और उसके मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और जो क्लैरिथ्रोमाइसिन है ना, इसमें यूनिक बात ये है कि ये हेपेटिकली मेटाबोलाइज होगी एंड एक्टिव ड्रग और उसकी जो मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट आउट यूरिन में होगा, ठीक है। तो जो रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हम अगर आप क्लैरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं तो वो इसकी डोज जो है आपको एडजस्ट करनी होगी। फिर हम आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स पे। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड मोटिलिटी, जीआईटी अपसेट मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन में। तो हाई डोज जो है एरिथ्रोमाइसिन की जो है ना वो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराती है, तो जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो डोडिनम में जल्दी पास हो जाते हैं। तो अगर हम इस एडवर्स इफेक्ट को, इसका एडवांटेज लें, इसको यूज़ करें, तो इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोपैरेसिस और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। गैस्ट्रोपैरेसिस में ये होता है कि मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, फूड की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है फ्रॉम स्टमक, एंड पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल फंक्शन आफ्टर सर्जरी। तो अगर एरिथ्रोमाइसिन की हाई डोज दें तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कराती है और आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, कोलिस्टेटिक जॉइंटिस। कोलिस्टेटिक जॉइंटिस तो एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है स्पेशली विद एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एंड what is cholestatic jaundice? It is obstruction of bile flow, blockage of bile
डक्ट ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू ट्यूमर, ड्यू टू स्टोन्स, एंड देयर इज रिटेंशन ऑफ बाइल एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन ब्लड। ऑटोटॉक्सिसिटी हमने कल देखा था, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का भी एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। और उसमें तो एक्यूमुलेशन हो जाती है ना पेरी लिम्फ में, इंटर लिम्फ ऑफ द इनर ईयर। और यहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी हाई डोज में होती है, एरिथ्रोमाइसिन की अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज हो तब होती है। और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन मैक्रोलाइट्स एंड कीटोलाइट्स प्रोलॉन्ग कर सकते हैं क्यूटी इंटरवल को। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिन ऑलरेडी दे आर इन प्रोरिथमिक कंडीशन, तो उसमें आप ये ड्रग नहीं दोगे, ठीक है। फिर हमारे पास ड्रग इंटरेक्शन है एरिथ्रोमाइसिन, टेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये इंटरेक्ट करती हैं डिजॉक्सिन के साथ। ये कैसे डिजॉक्सिन के साथ इंटरेक्ट करती हैं? डिजॉक्सिन जो है वो हम हार्ट फेलियर में देते हैं और वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है, हार्ट के मसल्स के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करती है। लेकिन ये हम इकट्ठा एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ये थ्योरी एक है जो एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे इंटरफेयर करता है। एंटीबायोटिक है ना एरिथ्रोमाइसिन, टेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ऑब्वियसली ये हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन वही इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है, जो मतलब रिक्वायर होता है टू इनएक्टिवेट डिजॉक्सिन, अब वो इनएक्टिवेट नहीं करेगा डिजॉक्सिन को, तो डिजॉक्सिन जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी फ्रॉम इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन और इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी ऑफ डिजॉक्सिन। थैंक यू। नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लोरमफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।